जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे छात्रांश अधीक्षक के एग्जाम में इंग्लिश से आए हुए प्रश्नों को किस प्रकार से प्रश्न आया था, कैसे अप्रोच होना चाहिए था और उनको कैसे सॉल्व करना था, और देखेंगे कि कैसे ट्रिक के माध्यम से आप बहुत जल्दी ज्यादा अत्यधिक इफर्ट न लगाते हुए आप बहुत आसानी से इंग्लिश को कवर कर लोगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। ठीक है, आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होगा 61 का। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर क्या है? 61 में सबसे पहला क्वेश्चन में लिखा गया है चूज द सेंटेंस इन विच देयर इज नो एरर। वैसे सेंटेंस को बताना है जो आपका एरर नहीं है। सबसे पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। ऑप्शन नंबर ए है आई ट्रस्ट इंग्लिश। ऑप्शन नंबर बी है आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। आई ट्रस्ट द इंग्लिश, आई कैन स्पीक द इंग्लिश फ्लुएंटली। ठीक है, चलिए अब मान लेते हैं यहाँ आपको अंतर दिखेगा केवल आर्टिकल द का। द कुछ जगह लगा है, कुछ जगह नहीं लगा है, तो द का ही खेल है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि द का उपयोग हम कब करते हैं? जब भी कोई भाषा का नाम होगा, है ना, जब भी कोई भाषा का उपयोग होगा तब की स्थिति में हम द का उपयोग करेंगे। वैसे केवल भाषा के लिए बात नहीं है इस प्रश्न के लिए, क्योंकि इसमें इंग्लिश एक भाषा है और इंग्लिश एक भाषा होने की वजह से हम इसके पहले द वर्ड उपयोग करने वाले हैं। द वर्ड उपयोग नहीं होगा तो ये गलत हो जाएगा। सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे आई ट्रस्ट द इंग्लिश। ठीक है, दूसरी बात ये नाउन है, क्योंकि कैसे पता चला है? क्योंकि इसका जो अक्षर है वो कैपिटल में लिखा है। ठीक है, तो ये नाउन भी है और एक भाषा भी है, तो यहाँ द आनी चाहिए, यहाँ पे द नहीं आया है तो ये गलत हो गया। आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, ये सही हो गया। अब मैं बताऊंगा यहाँ पे द नहीं आया फिर भी सही क्यों है। ठीक है, और देखिए आई ट्रस्ट द इंग्लिश, ए और सी में कुछ अंतर केवल द का है तो ये भी सही हो जाएगा। और बी और डी में देखिए आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली और आई कैन स्पीक द इंग्लिश फ्लुएंटली, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आपको अजीब लग रहा होगा, अभी मैंने बताया कि इंग्लिश के पहले द लिखना है, लेकिन याद रखिए यहाँ पे जो इंग्लिश लिखा है वो भाषा के लिए है, जबकि ऑप्शन नंबर डी में जो लिखा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी में लिखा है आई कैन स्पीक द इंग्लिश फ्लुएंटली, वो अपने बोलने की कला को बता रहा है कि मैं इंग्लिश बहुत अच्छे से बोल लेता हूं, इसलिए यहाँ द की आवश्यकता नहीं होगी। पर्टिकुलर हम यहाँ इंग्लिश भाषा की बात नहीं कर रहे हैं, वो अपने बोलने की कला को बता रहा है, इसलिए यहाँ पे द नहीं आएगा। जबकि आई ट्रस्ट द इंग्लिश, मैं इंग्लिश पर भरोसा करता हूँ, ये इंग्लिश भाषा को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए यहाँ द आना चाहिए था तो ये सही हो गया। ये ए नंबर में ऑप्शन में नहीं आया तो ये गलत हो गया। तो इसी प्रकार से आपको इंग्लिश में जो फाइंड एरर है वो खोजना है। तो इसके हिसाब से बी और सी सही हो गया। तो बी और सी कौन सा है? ये है हमारा बी और सी। ठीक है, क्या हो गया? बी और सी हो गया। अगला प्रश्न चलते हैं। मैच द वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर वर्ड्स गिवन इन कॉलम 1 कॉलम ए विथ अ सिंगल वर्ड गिवन इन कॉलम बी। तो कॉलम ए और कॉलम बी में आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इसका आपको मीनिंग बताना है। चलिए हम इसका मीनिंग बताते हैं। ठीक है, तो अ लवर ऑफ वुमेन काइंड, जो वुमेन से प्यार करे या फिर उनको अच्छा, अ लवर ऑफ वुमेन काइंड, जो महिलाओं को प्यार करे। अ लवर ऑफ वन सेल्फ, अ लवर ऑफ अदर, अ लवर ऑफ फूड। तो इस ये एक पूर्ण वाक्य है ना। अब इसको हम एक वर्ड में क्या कहेंगे ये हमको पूछा गया है। सबसे पहले सबका मीनिंग निकाल लेते हैं। क्या इसको हम बोलते हैं? ईगोइस्ट। ईगोइस्ट का मतलब क्या होगा? अहम। जिसके पास अहम होता है ना वो होता है ईगोइस्ट। ये हो जाएगा अहम मानी, या हम मानी समझ लीजिए, या अहम मानी या फिर अहम। ठीक है, उसके बाद है गोरमांड। गोरमांड का मतलब होता है चटोरा। गोरमांड का मतलब क्या होता है? चटोरा। ये हो गया आपका चटोरा। ठीक है, उसके बाद है पॉलीगैनिस्ट। क्या नाम है इसका? फाइलोगैनिस्ट। फाइलोगैनिस्ट का मतलब हो जाएगा भाषाविद या महिला प्रेमी। इसको हम भाषाविद के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा, भाषाविद। ठीक है, उसके बाद क्या है? नीचे लिखा है एटोट्रिलिस्ट। एटोट्रिस्ट, ठीक है, इसका मतलब होता है परोपकारी। परोपकारी, ये हो गया परोपकारी। अब देखिए सबसे पहले हमको सॉल्व कैसे करना है, एकदम ठीक से समझिएगा। यदि आप एक को बना लिए तो बाकी सब आपका बन जाएगा। एक को बना लिए तो सब बन जाएगा। अ लवर ऑफ फूड, जो भोजन को पसंद करे, तो इंग्लिश में गोरमांड और हिंदी में उसको हम कहते हैं चटोरा।
तो ए का क्या 2 होने वाला है क्या, सॉरी डी का 2। तो देखिए डी का 2 किस में है, डी का 2 केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए में है। यहाँ तो 4, यहाँ तो 4 है, यहाँ 1 है, वहां पे 3 है। तो मेरा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, बाकी और मिला लेते हैं। लवर ऑफ वन सेल्फ मतलब अपने आप से ही लवर करने को कहते हैं इगोइस्ट, अहममानी या फिर अहम करने वाला। ठीक है, तो ये हो गया आपका सी का, सॉरी बी का 1 हो गया, तो देख लीजिए बी का 1 ये भी सही हो गया। अगला है लवर ऑफ अदर, लवर ऑफ अदर परोपकारी। ठीक है, तो ये परोपकारी हो जाएगा। डी का, सॉरी सी का 4, तो सी का 4 ये भी होगा। तो इस प्रकार से आपके सभी ऑप्शन को आप इसी प्रकार से बनाएंगे तो बहुत जल्दी आपको प्रश्न बन जाएंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक सेंटेंस लिखा हुआ है, उस सेंटेंस को मैं पढ़ रहा हूँ। 63 नंबर का प्रश्न है ये। कौन से नंबर का, 63 नंबर का। The old woman whom I thought was a lunatic behaved well at the wedding function and gave no evidence of abnormality। ठीक है, एबनॉर्मलिटी हिंदी मीनिंग से आपको चाहे तो हिंदी मीनिंग कर सकते हैं, तो मतलब नहीं है। सबसे पहले यहाँ भी आर्टिकल द का खेल है। द ओल्ड मैन के पीछे आपका द नहीं आएगा। ठीक है, द यहाँ पे नहीं आएगा, तो इसके हिसाब से हो गया पार्ट 1 आपका गलत हो गया। अब देखिए इसके बारे में कुछ मतलब हम देख लेते हैं। लॉन्टिक को बोलते हैं पागल मनुष्य, पागल मनुष्य, पागल मनुष्य। वेडिंग फंक्शन को मतलब तो पता है, विवाह का कार्यक्रम। ठीक है, बिहेव्ड मतलब उसका जो तौर तरीका है, आचरण है, इसका हम आचरण लिख लेता हूं मैं, आचरण। या फिर उस समय जब वो कैसा व्यवहार किया है। ये बिहेव का आचरण न लिख के ज्यादा अच्छा होगा, आप इसको व्यवहार लिख लीजिए, व्यवहार। ठीक है, तो मैं उस लेडीज के बारे में सोच रहा था जो पागल मनुष्य है, लेकिन वैसा शादी के फंक्शन में ऐसा बिहेव की जो अपने जो 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 अपने पागलपन का उसने कोई एविडेंस नहीं दिया, एकदम एबनॉर्मली बिहेव की, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो ए हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि द नहीं आएगा। ठीक है, द यहाँ पे नहीं आएगा। और जितने भी आपको आंसर बता रहे हैं वो फाइनल आंसर पर आधारित है। ठीक है, कौन सा आंसर पर, फाइनल आंसर पर ये आधारित है। A teacher told the class that the human heart was about a big as a clenched fist, clenched fist। मतलब उसके टीचर ने क्लास में बताया था कि जो मनुष्य का जो हृदय है एक मुट्ठी के बराबर होता है, या फिर मुट्ठी के बराबर होता है, या फिर मुट्ठी जितना बड़ा होता है उतना ही बड़ा मनुष्य का हाथ होता था। यहाँ वाज लिखा गया है, क्या मनुष्य का हाथ उतना बड़ा नहीं होता है, क्या मनुष्य में हाथ होता नहीं है। यहाँ पे था क्यों लिखा है, यहाँ पे इज होना चाहिए, तो ये गलत है ना। वास क्यों लिखा, पास्ट टेंस क्यों आ गया इसमें, क्योंकि मनुष्य का जो हार्ट तो अभी भी है, तो इसके हिसाब से इज आना चाहिए। और बी पार्ट इसका गलत हो जाएगा। कौन सा पार्ट, बी पार्ट इसका गलत हो जाएगा। हिंदी मीनिंग कुछ चीज का देख लीजिए, इसका मीनिंग हो जाता है मुट्ठी भर, मुट्ठी भर। ठीक है, इसका मीनिंग हो जाएगा मुट्ठी भर। ह्यूमन हार्ट का मतलब होता है दिल। चलिए इतना तो आपको समझ में आता है, आगे चलते हैं। Choose the sentence in which of the use of preposition is correct। वैसा ऑप्शन चुनना है जिसमें प्रीपोजिशन बिल्कुल सही है। ठीक है, वैसा ऑप्शन चुनिए जिसमें प्रीपोजिशन सही है। Try to see it try to see it from my point of view। Option number B, try to see it according to my point of view, try to see it after my point of view, try to see it my पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए को आंसर लिया गया है हमारे फाइनल आंसर में, क्योंकि ट्राई टू सी इट जब भी आप पॉइंट ऑफ व्यू को करते हैं तो लगभग फ्रॉम का उपयोग किया जाता है, इसलिए ये सही है, बाकी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है जिसमें आपको सही जोड़ मिलाने हैं। मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विथ वर्ड अपोजिट इन मीनिंग गिवन इन कॉलम बी। ठीक है, कॉलम ए में और कॉलम बी में आपको मिलान करने होंगे। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे सही जोड़ी मिलाते हैं, सही जोड़ी हम आप मिलाते हैं। स्पाइरस का मतलब क्या होगा सबका, जब आप हिंदी यदि आपका इंग्लिश बहुत अच्छा है तब आप तो इंग्लिश से इंग्लिश मिला लोगे, लेकिन यदि आपका इंग्लिश ठीक नहीं है तब आपको मिलाने में दिक्कत होगा।
फिर भी हम एक बार ट्राई करते हैं। सबको पता है सरप्लस का मतलब होता है अधिशेष, ऑप्शन नंबर डी की बात कर रहा हूं ना। सरप्लस का मतलब होता है अधिशेष, और डेफिसिट का मतलब होता है घाटा। तो दोनों एक दूसरे के एंटोनिम हुए क्या, अपोजिट। और हमको निकालना क्या था, अपोजिट निकालना था। तो देखिए डी का चौथा हो जाएगा, डी का आंसर हो जाएगा चौथा। तो क्या डी के आंसर से हम चौथा मिला सकते हैं क्या, डी यहाँ विचार है, यहाँ विचार है, यहाँ विचार है। अब हम यहाँ नहीं मिला पाए, ठीक है। अब हमको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा सबको, यदि आपको मीनिंग पता है तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ पे बता देंगे, ठीक है। स्पेरियस का मतलब होता है स्पेरियस, स्पेरियस का मतलब होता है यहाँ पे नकली। सबका निकलो यहाँ पे नकली। स्पेरियस का मतलब होता है नकली। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी। क्या हो जाएगा, पारदर्शी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डायनोरल का मतलब हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा डायनोरल। इसका मतलब हो जाता है दैनिक, दैनिक। सरप्लस का मतलब होता है अधिशेष, ये हो जाएगा अधिशेष, ठीक है। ओपेक का मतलब क्या हो जाता है, तो ओपेक का मतलब होता है अस्पष्ट, अस्पष्ट ओपेक का मतलब होता है, ठीक है। उसके बाद है आपका नॉक्टोनल। नॉक्टोनल का मतलब क्या हो जाता है, रात्रिचर, रात्रिचर नॉक्टोनल का मतलब होता है। और जेन्युइन का मतलब होता है असली, ये हो गया असली। अब देखिए डेफिसिट का मतलब हो जाता है घाटा, ये हो गया घाटा। अब आराम से मिला है ना। स्पेरियस का मतलब होता है नकली, और जेन्युइन का मतलब होता है असली। मतलब ए का 3 होने वाला है, तो ए का 3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में। बाकी आप यही से कर लिए, ए का 3 और किसी में नहीं, तो मतलब यही सही हो गया। फिर भी मिला लेते हैं। ट्रांसपेरेंट पारदर्शी और ओपेक का होता है अस्पष्ट, मतलब बी का 1 होना चाहिए। ये देखिए बी का 1 है यहाँ पे, ठीक है। उसी प्रकार है आपके ये दैनिक का हो जाएगा रात्रिचर, तो ये आंसर सही हो गया और ये आंसर सही हो गया, ठीक है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न, चूज द करेक्ट सेंटेंस वी वेर, चूज द करेक्ट सेंटेंस, जो करेक्ट सेंटेंस है उसके बारे में हमको यहाँ पे चर्चा करना है, या फिर पता करना है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। वी वेर लेट ड्यू टू द ब्लो आउट, our lateness was due to the blowout. The highways were sleep, sleepy due to the ice. Due to the weather, there was a large crowd. अब इनमें से कौन सा सही है आपको ये बताना है। तो इसमें से जो सही है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, आवर लेटनेस वाज ड्यू टू द ब्लोआउट, ठीक है। आवर लेटनेस वाज ड्यू टू द ब्लोआउट। अगला प्रश्न, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग द फॉलोइंग सेंटेंस। चलिए अब इसको पढ़ते हैं। द स्टूडेंट्स वेर ऑफिशियली टोल्ड दैट दे आर नॉट टू क्रॉस द रोड अगेंस्ट द रेड लाइट। स्टूडेंट्स को आधिकारिक रूप से बताया गया था कि जब रेड लाइट हो तब उनको क्रॉस नहीं करना है, या फिर रेड लाइट्स के अगेंस्ट उनको क्रॉस रोड नहीं करना है। इसमें से सही क्या है और गलत क्या है बताना है, कौन से पार्ट में ये गलत है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, इसमें से कोई ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं है। ऑप्शन डी लिया गया है, देयर इज नो ग्रामेटिकल एरर इन सेंटेंस। ये फाइनल आंसर का है, जो फाइनल आंसर निकलता है ना वो हम आपको बता रहे हैं। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर द फ्रेजल। चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर द फ्रेजल। अब फ्रेजल का मतलब क्या होता है, तो फ्रेजल का मतलब होता है कमजोर, कमजोर, ठीक है। उसके आपको सिनोनिम निकालना है ना, मतलब उसके समानार्थी निकालना है, उल्टा नहीं। तो स्ट्रॉन्ग, ठीक है। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत, मजबूत, सॉरी, मजबूत स्ट्रॉन्ग मतलब हो गया, ठीक है। उसके बाद हमको क्या लिखना है, ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है भंगुर, क्या हो जाएगा, भंगुर, ठीक है। और उसके बाद है फ्लोरिट। फ्लोरिट का मतलब होता है गाढ़ा, गाढ़ा। और जूसी का मतलब होता है रसदार। क्या होता है इसका मतलब, रसदार होता है। अब इसका आप आंसर बताइए, हमको सिनोनिम बताना है ना। तो कमजोर का जो
समानार्थी हो क्या हो जाएगा, मजबूत होगा, भंगुर होगा, गाढ़ा होगा, फिर रसदार होगा। तो कमजोर का जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ब्रिटल, भंगुर। बाकी मजबूत इसके अपोजिट है, गाढ़ा से कोई लेना देना नहीं है, रसदार भी इसमें सिनोनिम एंटोनिम्स में नहीं आ रहा है, केवल भंगुर इसमें बाय ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, 70 नंबर प्रश्न, choose the correct sentence which express the sentence given below with the passive voice। आपको जो passive voice बनाना है, the residents celebrated the residents celebrated the independence day। ठीक है। अब सबसे पहले जब भी आप पैसिव वॉइस ठीक करेंगे या फिर पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो सबसे पहले आपको इसके जो टेंस है वो पता होना चाहिए। ये पास्ट टेंस में है, ठीक है। और सेलिब्रेटेड कौन से पास्ट टेंस में है, तो ये सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट में जब भी आप पैसिव वाई चेंज करेंगे तो वॉज या फिर आपको वेयर लगाने होते हैं, वॉज या फिर वेयर लगाने होते हैं। सबसे पहले आप वॉज और वेयर खोजिए, कहीं पे है क्या वॉज और वेयर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वॉज नहीं दिखा, यहाँ पे वॉज दिखा, और यहाँ पे भी आपको हैज बीन दिखा, तो ये गलत हो गया, ठीक है। अब दो चीज हमारे पास बच गया, ऑप्शन नंबर ए और सी। द इंडिपेंडेंस डे वॉज सेलिब्रेटेड बाय द रेसिडेंट्स। ऑप्शन नंबर सी में लिखा है सेलिब्रेशन, ठीक है। देखिए यहाँ पे सेलिब्रेशन आ गया, क्योंकि हमारे पास क्या था, सेलिब्रेटेड था, सेलिब्रेटेड था। दूसरी बात, ये आपके वर्ब के थर्ड फॉर्म होने चाहिए, ठीक है। जबकि सेलिब्रेशन हमारा कोई थर्ड फॉर्म नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा, वो सेलिब्रेटेड ही होना चाहिए था, ठीक है। तो ऐसा अगर खोजेंगे तो बहुत जल्दी मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो इस प्रकार से छात्रावास अधीक्षक के एग्जाम में जो 10 प्रश्न पूछे गए थे इंग्लिश से, उसको आज हमने कंप्लीट कर लिया। और ऐसे ही आपको एग्जाम में बनाना है। यदि आप उससे, सबसे पहली गलती हम ये करते हैं कि उसका अनुवाद करते चले जाते हैं। मैंने अनुवाद आपको केवल शब्दों को बताने के लिए किया है, आप इंग्लिश को अनुवाद करने की जरूरत नहीं है, बस उसके जो कुछ नियम कानून होते हैं उसको चेंज करने के लिए बस वो याद रखिए, आपका काम बहुत अच्छे बन जाएगा। 10 में से यदि आप 6 या 7 भी लाते हैं तो भी बहुत है, क्योंकि सभी के सभी बनाना संभव नहीं है, खासकर समानार्थी और विपरीत, अपोजिट और सिनोनिम्स इतना जल्दी आसानी से बनने वाले नहीं है। बाकी जो ग्रामर वाला पोर्शन है वो आप रट कर बना सकते हो, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।